हेलो बच्चों, मैं रवि कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मैथ्स भाई रवि राज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स, जिसे आप लोग बोलते हैं आव्यूह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आव्यूह जो है वो संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है। आव्यूह जो है वो संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है और इसे हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है और इसे हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। तो आपके लिए एक एग्जांपल लिखते हैं बोर्ड पर, जो कि है कैपिटल लेटर ए इज इक्वल टू कैपिटल लेटर ए इज इक्वल टू 2 -3 √3 1 5 एंड 7। ये क्या है बेटा? एक मैट्रिक्स हो गया आपका, एक आव्यूह हो गया। ठीक है बेटा, आव्यूह को हम इस वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। वैसे कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में ये भी देखा गया है कि आव्यूह को आप छोटे वाले ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक दूसरा आव्यूह लिख दे रहा हूं आपके लिए, जो कि फलन और संख्याएं मिक्स भी हो सकती हैं आव्यूह के अंदर। ये sin x माइनस का 1 और ये हो गया आपका 5 और इधर हो गया ये cos x। तो ये भी क्या कहलाएगा बेटा? एक आव्यूह कहलाएगा, एक आव्यूह कहलाएगा, एक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग जान चुके हैं कि हाँ आव्यूह होता क्या है, लेकिन आव्यूह को जानना ही काफी नहीं है, हमें इसके बारे में और भी जानना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं, हम लिख देते हैं यहां सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको जानने हैं आव्यूह के बारे में। सबसे पहले नंबर पे बेटा आपको जानना है कि पंक्ति क्या होती है, पंक्ति क्या होती है। दूसरे नंबर पे आपको जानना है, दूसरे नंबर पे जानना है आपको स्तंभ क्या होता है, स्तंभ क्या होता है। फिर उसके बाद में हम जानेंगे कोटि क्या होती है। तो ये तीन बातें जानना बहुत जरूरी है। पंक्ति को आप इंग्लिश में बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं आप कॉलम। क्या बोलते हैं बेटा? कॉलम। स्तंभ को बोलते हैं कॉलम और कोटि को बोलते हैं ऑर्डर। कोटि को क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डर। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर और इससे समझते हैं। एक मैट्रिक्स है आपके पास में, ए मैट्रिक्स 2 3 5 माइनस का 5 6 और 0। ये एक मैट्रिक्स है आपके पास में। अब आप कैसे करके बताएंगे कि हाँ इसमें रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है? ठीक है बेटा, तो रो की संख्या ये जो होते हैं ये सभी रो होते हैं। ये क्या है सब बेटा? रो की संख्या होती है। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। किसी भी बच्चे को अगर किसी ने पढ़ा है तो उसके लिए तो बेनिफिशियली है ही है। अगर किसी ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तब भी वो समझ पाएगा कि हाँ मैट्रिक्स क्या होता है। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे मैट्रिक्स के। तो ये क्या है बेटा? पहला वाला रो है, इसको बोलेंगे पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो। तो इसलिए हम लिखते हैं रो 1 R1 R2 एंड R3। ये तो हो गए आपके रो। अगर मैं कॉलम की बात करूं तो ये जो खड़े हुए नंबर्स हैं, खड़े में जो लिखे हुए नंबर्स हैं, ये क्या कहलाते हैं? कॉलम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? कॉलम्स कहलाते हैं। आपने कॉलम खड़े हुए देखे हुए भी होंगे, जो मकान बनता है तो वहां पे आपने कॉलम खड़े हुए देखे हैं, तो आप ऐसे करके अंदाजा लगा सकते हैं ये क्या है? कॉलम है। तो पहला कॉलम है बेटा तो C1 और दूसरा कॉलम है तो क्या होगा? ये C2 होगा। तो इसमें रो कितने हैं? 3 रो है और कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है इसमें। ठीक है बेटा, तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। अगर मैं ऊपर वाले जो उदाहरण है इन उदाहरण की बात करूं तो इसमें रो की संख्या कितनी है बेटा? एक तो रो ये रहा R1 और ये एक रो ये रहा R2। ठीक है, कॉलम बेटा कितने हैं इसमें? कॉलम की अगर बात करें तो कॉलम एक C1 ये रहा और एक कॉलम दूसरा C2 ये, और ये कॉलम रहा आपका C3। तो इसमें 2 रो है और कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। रो कितने हैं? 2 रो है और कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। हमेशा रो पहले आएगा, कॉलम बाद में आएगा। पहले आप रो की बात करेंगे फिर कॉलम की बात करेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें R1 पहला रो है और ये R2 दूसरा रो है। अगर इसकी बात करें तो ये C1 पहला कॉलम और ये C2 दूसरा कॉलम। तो इसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है। समझ पाए आप बेटा? रो और कॉलम की बात आप समझ पाए हैं अच्छे से कि हाँ पंक्ति और स्तंभ
क्या होता है। इसके बाद में हम चलते हैं ऑर्डर पर, कोटि पर, कि कोटि क्या होती है बेटा। अगर हम समझना चाहें तो हम इसी में समझ सकते हैं, जो कोटि है वो कोटि क्या होता है। कोटि के लिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, हमेशा जो कोटि लिखते हैं हम, वो कोटि क्या लिखते हैं, सबसे पहले कोटि में हम लिखते हैं रो की संख्या, यानी कि रो की संख्या सबसे पहले लिखी जाती है, रो की संख्या, रो की संख्या, और मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद में कॉलम की संख्या लिखते हैं हम, कॉलम की संख्या। रो की संख्या, मल्टीप्लाई का साइन, कॉलम की संख्या, ये क्या हो गया बेटा, किसी भी अवयव की कोटि कहलाएगी। ये क्या कहलाएगा बेटा, किसी भी अवयव की कोटि कहलाएगी, किसी भी अवयव का ऑर्डर कहलाएगा। अगर मैं इस उदाहरण की बात करूं, इस एग्जांपल की बात करूं, तो आप इसमें देख पा रहे हैं रो की संख्या कितनी है, रो की संख्या 3 है, और कॉलम की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या 2 है। तो पहले आप रो की संख्या लिखिए, फिर कॉलम की संख्या लिखिए, और बीच में लगाइए मल्टीप्लाई का साइन, वही उस अवयव की क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 तो रो है और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है। कोटि को बेटा हमेशा यहां लिखते हैं, ठीक है, कोटि हमेशा यहां लिखी जाती है नीचे। तो इस कोटि से अंदाज क्या लगता है, कोटि से हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता लगते हैं। जो भी अवयव आपके पास में दे रखा है, उस अवयव में कितने टोटल एलिमेंट है, वो एलिमेंट का जो पता लगता है वो हमें इस कोटि से ही पता लगता है। अगर हम इस कोटि के दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करा दें तो आपको पता लग जाएगा, ये जो अवयव ए दे रखा है आपके पास में, इसमें टोटल कितने एलिमेंट है। 3 दूना होता है बेटा 6, तो आप अगर गिन के देखेंगे तो इसमें टोटल जो एलिमेंट होंगे वो टोटल एलिमेंट क्या होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं लिखे हुए, ये सभी के सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, इस अवयव के एलिमेंट कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या कहलाते हैं, इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बच्चे, ये एलिमेंट होंगे, सभी एलिमेंट होंगे। टोटल कितने एलिमेंट हैं इसमें, 6 एलिमेंट हैं। समझ पाए होंगे आप बात के लिए। तो आप अवयव की कोटि समझ चुके हैं कि हाँ बेटा अवयव की कोटि क्या होती है, समझ पाए आप अवयव की कोटि के बारे में। उसके बाद में हम देखने वाले हैं अवयव का निरूपण। इसको हम निरूपित कैसे करके करेंगे, कैसे करके हम इसको निरूपित करें, कैसे करके हम इसका निरूपण करें, तो वो चीज हम देखने वाले हैं। तो मैं ये चीज मिटा रहा हूं और अब देखने वाले हम इसका अवयव का निरूपण। ठीक है बेटा, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, कॉपी पेन हाथ में रखिए, जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो तुरंत नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करने से चीजें हम क्या है दिमाग में हमारे फंसती हैं। आप लोग ऐसे ही सुनते रहेंगे तो काम उतना अच्छा नहीं रहता है। तो आप लोग क्या किए, लिखिए जरूर। चीजों को अगर बार बार लिखते हैं तो हमारे दिमाग में ज्यादा समय तक रहती है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं अवयव का निरूपण, अवयव का निरूपण, निरूपण सॉरी अवयव का निरूपण। निरूपित कैसे करके करेंगे बेटा इसे, वो चीज देखने वाले हैं। ठीक है, एक अवयव मैं इसके लिए आपके लिए ले रहा हूं, एक अवयव ए जो है वो 3 -1 5 6 और √3 2 4 1 5। सबसे पहले तो बच्चे ये बता दीजिए कि यहाँ इसमें रो कितने हैं, रोज की संख्या कितनी है। सबसे पहले हम ये देख ले रहे हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये कितना हो गया R3। पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो। तो रो की संख्या कितनी है, 3 है। अगर कॉलम की संख्या की बात करूं तो C1 C2 एंड C3, ये 3 कॉलम हो गए इसमें। तो अगर हम इसकी कोटि की बात करें तो कोटि हमेशा लिखी जाती है रो की संख्या, बीच में मल्टीप्लाई का साइन और कॉलम की संख्या। तो कोटि क्या हो जाएगी, 3/3 की कोटि। हम इसे क्या पढ़ते हैं बेटा, 3/3 पढ़ते हैं, 3 × 3 नहीं पढ़ते हैं, 3/3 पढ़ते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। तो इसकी कोटि क्या हो गई, 3/3 कोटि हो गई। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। इसके अगर निरूपण की बात मैं करूं तो इसको निरूपित कैसे करके करते हैं। अगर ए मैट्रिक्स है और कहीं पे लिखा है बेटा AIJ और MN, ये इसका निरूपण होगा। इसको आप ऐसे निरूपित करते हैं, ये निरूपण होगा। AIJ, ए जो है वो आपके एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, यहां पर आपके अवयव को डिनोट कर रहा है। ए जो है वो अवयव को डिनोट कर रहा है, और आई जो है, आई आपको बता रहा है कि हाँ आई, ये जो अवयव है ये कौन से पंक्ति में बैठा हुआ है। आई किसको डिनोट कर रहा है, रो को डिनोट कर रहा है, कौन से पंक्ति में बैठा है। और जे ये बात को डिनोट कर रहा है कि जे जो है ये कौन से कॉलम में बैठा है। तो मैं यहां लिख देता हूं, आई जो है वो आपको ये बात का संकेत दे रहा है कि कौन से रो में बैठा है, मतलब कौन से पंक्ति में है ये अवयव। और जे इस बात को प्रदर्शित कर रहा है ये कौन से स्तंभ में है,
कौन से कॉलम में बैठा हुआ अवयव है। और m बाई n की बात करें तो ये कोटि को दर्शा रहा है कि हाँ कितने कोटि का अवयव है। m बाई n इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि कोटि क्या है इसकी। ठीक है बेटा, तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन होता है, हम कैसे करके निरूपित करते हैं, इस टाइप से इसे निरूपित करते हैं। अब आपसे ये कहेगा एग्जांपल में आपसे ये कहेगा कि आप एक 3x3 अवयव की रचना कीजिए। अभी आपके पास में आप सिर्फ रचना करके दिखाइए, तो मैं यहां पर एक रचना कर रहा हूं 3x3 अवयव की। ठीक है, इसी के हिसाब से हम रचना कर रहे हैं 3x3। तो सारी जगह पे कितने 3x3 का मतलब है 3x3, 3 रो होने चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। तो जो एलिमेंट है वो तो ए है आपका, ए ए ए। कितने एलिमेंट होंगे टोटल 3x3 के हिसाब से बेटा कितने एलिमेंट होंगे 3 3 जा 9। तो टोटल हमने 9 एलिमेंट लिख दिए। और इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि आ गई है आपकी 3x3। ठीक है, तो अब हमें इसका प्लेस बताना है कि पहले पर कौन बैठा है। ये पहला वाला अवयव पहले रो का और पहले कॉलम का अवयव है, तो आई की जगह एक आएगा और जे की जगह भी एक ही आएगा। तो A11 इसका स्थान क्या है A11। इस बात से 1 से आपको क्या पता लगा, A11 से आपको पता लगा ये पहले रो और पहले कॉलम का सदस्य है। पहले रो और पहले कॉलम का सदस्य है, ये पहले रो और दूसरे कॉलम का सदस्य है, ये पहले रो और तीसरे कॉलम का सदस्य है। ऐसी ये जो रो चेंज हो चुका है आपका, ये दूसरे रो और पहले कॉलम का सदस्य है, ये दूसरे रो दूसरे कॉलम का सदस्य है, और ये दूसरे रो तीसरे कॉलम का सदस्य है। इसकी बात करें तो ये तीसरे रो पहले कॉलम का सदस्य है, ये तीसरे रो दूसरे कॉलम का सदस्य है, और ये तीसरे रो तीसरे कॉलम का सदस्य है। तो ये आपका एक 3x3 का मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गया। अब मैं अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है ये चीज भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, अगर एक एग्जांपल ले लें हम अपने तरफ से, तो आपसे ये पूछेगा, कहेगा कि हाँ एक अवयव A इज इक्वल टू, या ऐसे नहीं, एक ऐसे करके आप ले लीजिए, हाँ एक 2x2 अवयव की रचना करें यदि aij इज इक्वल टू aij इज इक्वल टू i प्लस j अपॉन 2 है। क्या है बेटा, i प्लस j अपॉन 2 है। कुछ भी दे सकता है, i प्लस j अपॉन 2 दे सकता है, i प्लस 2j दे सकता है, i माइनस 3j दे सकता है, i प्लस j का होल स्क्वायर दे सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, बस हमें एक अवयव की रचना करनी है, ऐसे करके अवयव की। तो हम अपनी तरफ से इसके अगर सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आप क्या काम करिए, सबसे पहले एक 2x2 अवयव की रचना कर लीजिए। ठीक है भाई, रचना कर ली। a इज इक्वल टू, ये हो गया आपका A11, A12, A21 और A22, ये बन गया आपका 2x2 का एक अवयव। ठीक है बेटा, 2x2 का अवयव बन गया। अब इसके पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, 4 एलिमेंट हैं। तो हमें चारों के चारों एलिमेंट पता होने चाहिए, तभी तो हम दोबारा से यहाँ पे रख पाएंगे चीजें। तो चारों के चारों एलिमेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, चारों एलिमेंट पहले तो निकालेंगे। आपको सबसे पहले निकालना है, क्योंकि ये दे रखा है aij इज इक्वल टू i प्लस j अपॉन 2, तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा A11। i की जगह भी 1 है, j की जगह भी 1 है, तो आप यहां पर ये चीज पुट कर देंगे 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 2 अपॉन 2 क्या आ जाएगा फाइनली, A11 क्या आ गया आपका 1 आ गया। ऐसे ही A12 भी निकालेंगे आप, तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 अपॉन 2 इट मींस 3 अपॉन 2 आ गया। ये बेटा क्या आ गया, 3 अपॉन 2 आ गया। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, A21 की, तो A21 भी क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 3 अपॉन 2 आ जाएगा। और A22 की बात करूं तो 2 प्लस 2 अपॉन 2 मतलब 4 अपॉन 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा। ये आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, तो चारों के चारों एलिमेंट आपके पास में है, तो आप अब क्या लिखेंगे इसका आंसर, आप आंसर में लिखेंगे हेंस मैट्रिक्स ए क्या होगा, मैट्रिक्स जो ए होगा, जिस मैट्रिक्स को ये बनवाना चाह रहा था आपसे, जिसकी रचना करवाना चाह रहा था, वो मैट्रिक्स क्या होगा, A11 की जगह तो 1 आएगा, A12 की जगह 3x2 आएगा, A21 की जगह 3x2 आएगा और A22 की जगह 2 आएगा। और इसकी कोटि लिखना बिल्कुल ना भूलें आप लोग, कोटि लिखना बिल्कुल ना भूलें। दिख रहा है आप लोगों को,
दिख रहा है इसकी कोटि? अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग इसकी कोटि खुद से लिख सकते हैं, 2/2 कोटि होने चाहिए इसकी। ठीक है बेटा, तो आव्यूह का निरूपण हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आप लोग लिखते जाइए, चीजों को समझते जाइए साथ साथ में। ठीक है बेटा, लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी गलती क्या है ना, सबसे बड़ी गलती हमारी क्या, आपकी क्या, सबकी सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि हाँ हमें आता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हाँ ये चैप्टर तो मुझे आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे हाँ हमें आता है, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और मैंने ज्यादातर देखा है अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, मैं आपसे अगर कहूं, मैंने ज्यादातर देखा है जो चैप्टर हमें सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आता है उसी चैप्टर में हम गड़बड़ी करके आते हैं, उसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है हमारे पास में। ठीक है, तो हम अब देखने वाले हैं जो नया हमारा एक्सरसाइज है वो सॉरी जो नया टॉपिक है, वो नया टॉपिक क्या होने वाला है, आव्यूह समान आव्यूह। ठीक है, क्या होने वाला है बेटा, समान आव्यूह, समान आव्यूह। जिसको बोलेंगे आप इक्वल मैट्रिक्स। समान आव्यूह, समान आव्यूह बेटा ये कहता है, समान आव्यूह के लिए सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये है समान आव्यूह के लिए, समान आव्यूह ये कहता है कि हम तभी समान होंगे, हम तभी इक्वल होंगे, हम तभी बराबर होंगे जब हमारा प्रत्येक संगत अवयव, यानी कि प्रत्येक संगत अवयव इक्वल होगा, बिल्कुल हूबहू दिखना चाहिए, जुड़वा भाई बहन की तरह, बिल्कुल हूबहू। ठीक है, तभी वो इक्वल मानेगा। तो इसकी जो पहली शर्त है, वो पहली शर्त ये है कि संगत अवयव जो है, संगत अवयव, संगत अवयव समान होने चाहिए, संगत अवयव समान हो। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरे पॉइंट में ये कहता है कि इसकी जो कोटि होनी चाहिए, वो कोटि भी क्या होनी चाहिए, कोटि भी समान होनी चाहिए। कोटि क्या हो बेटा, समान हो, कोटि समान हो। तो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं, तभी वो दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे, अन्यथा वो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। तो हम यहां उदाहरण से देखते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं बेटा, एग्जांपल की अगर मैं बात कर लूं तो एग्जांपल ए, एक ए मैट्रिक्स है आपके पास में, जो मैंने ले लिया आपसे 3, -1, 4 और 0। एक मैट्रिक्स अगर बी ले लें, हम क्या ले लें बेटा, बी मैट्रिक्स ले लें, जो कि होगा 3, -1, 4 और 0। सबसे पहले आपको यह देखना है, सबसे पहले यह देखना है क्या इसके संगत अवयव, जो संगत इसके एलिमेंट है, वो बराबर है क्या। देखें आप, 3 क्या 3 के बराबर है, मतलब A11 दूसरे A11 के बराबर है, बिल्कुल है। A12 क्या दूसरे A12 के बराबर है, बिल्कुल है। A21 क्या A21 के बराबर है, बिल्कुल है। और A22 क्या A22 के बराबर है, बिल्कुल है। तो पहली वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हम कोटि देखते हैं सबसे पहले, फिर कोटि का क्या है, कोटि देखें आप लोग, तो कोटि क्या है इसकी 2/2 और इसकी कोटि क्या है 2/2। इसका मतलब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, ये तो आप वही बात कर रहे हो कि हाँ ये बिल्कुल हूबहू, इसमें अंतर ही क्या है, कोई अंतर नहीं है। ए जो है वही बी है, तो मैं यही तो कह रहा हूं, जो ए होना चाहिए वही बी होना चाहिए, तभी आप कह पाओगे कि ए और बी दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। ए और बी दोनों क्या है बेटा, इक्वल मैट्रिक्स है। तो आप यहां पर लिख सकते हो क्या, हेंस आव्यूह ए इज इक्वल टू होगा किसके बेटा, आव्यूह बी के। आव्यूह ए जो है वो किसके बराबर है, आव्यूह बी के है। समझ पाए हैं आप बात के लिए, ठीक है। तो हम इसमें एक उदाहरण देख लेते हैं बच्चे, क्या है, एक उदाहरण देख लेते हैं। ठीक, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे लिए इसमें समान आव्यूह से। तो आपके पास में एक आव्यूह ए इज इक्वल टू दे रखा है 3x, और अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपका y और ये हो गया z, y और ये हो गया z। एक अगर v आव्यूह ले लें तो v आव्यूह हो गया 3, -1, 4 और √5। ये आव्यूह आपसे क्वेश्चन में कहेगा आव्यूह a बराबर है आव्यूह b के, तब x, y तथा z के मान बताइए, मान ज्ञात कीजिए।
मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन रहेगा आपसे, ठीक है। तो इसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो ये सॉल्यूशन इसका क्या होगा, दोनों आव्यूह बराबर हैं भाई मेरे, जब अगर बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि दिया है, प्रॉपर सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको कि हाँ कैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है चीजें, क्योंकि दिया है एक नंबर में आ रहा है तब भी आपको इतना ही काम करना है, बस इतना काम। ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखना ही नहीं है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है, डायरेक्ट लिखना है। दिया है आव्यूह ए इज इक्वल टू आव्यूह बी, ठीक है। तो आप बराबर कर लीजिए 3x y z इज इक्वल टू किसके है बेटा, 3 माइनस 1 4 और √5 के। तो यहां से अब आप तुलना करा दीजिए, पहला अवयव पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर है ना, तीसरा तीसरे के बराबर और चौथा अवयव चौथे वाले के बराबर। तो यहां से आप लिखेंगे अतः 3 तो 3 के बराबर है ही, वो तो लिखना ही नहीं है आपको। अतः x इज इक्वल टू क्या मिला आपको, -1 मिला, y इज इक्वल टू क्या मिला बेटा आपको, 4 मिला, और z इज इक्वल टू क्या मिला आपको, √5 मिला। तो x और y और z की वैल्यू आपको मिल चुके हैं। इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछेगा, आप समझ चुके हैं कि हाँ समान आव्यूह क्या होता है बेटा। अब हम अगले टॉपिक पर अपने चलते हैं, जो कि आपका टॉपिक होने वाला है, क्या होने वाला है भाई, आव्यूह के प्रकार। क्या होगा, आव्यूह के प्रकार। मैं मिटा रहा हूं, चीजें लिखते हुए चलिए, साथ में समझते हुए चलिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम चीजें, जितनी भी जो भी चीजें हैं सब बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं, और एक से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा आने वाले समय में। आप देखते रहिए बस। अभी तो आपके लिए पिटारा खुलेगा मेरे भाई, अभी तो पिटारा खुलेगा, ये तो पिटारे में बहुत कुछ है, बस ये तो बेसिक चल रहा है आपका भाई। इसके बिना तो, अगर देखो ये उन बच्चों के लिए है, आप लोग जैसे आप लोग जानते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो तो आपका एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। ऐसा भी है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें आव्यूह पता ही नहीं है कि हाँ आव्यूह क्या होता है, तो उनको समझना पड़ेगा बेटा, लिखना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। और अगर कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग भर भर के कमेंट कर डालिए, ठीक है बस। लेकिन हाँ डाउट, ठीक, जो भी डाउट आ रहा है, मैं आपका एक डाउट सेशन अलग से ले लूंगा। आप अपना क्वेश्चंस आप मुझे भेजिए, अपना डाउट भेजिए, मैं आपको उस पर अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो हम अब क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, हम पढ़ने वाले हैं आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। समझिए भाई क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं इसके, ये तो समझना पड़ेगा आप लोगों को, इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले अगर मैं प्रकार की बात करूं यहां पर बेटा, सबसे पहला जो प्रकार है वो आपका है पंक्ति आव्यूह, ठीक है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते चलूंगा साथ में, नहीं लिख पाऊं तो आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि ये क्लास हिंदी माध्यम के लिए तो बेनिफिशियली है ही, और अंग्रेजी माध्यम के लिए भी उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना हिंदी माध्यम वालों को मिलेगा। तो ये क्या है, पहला आपका पंक्ति आव्यूह, जिसको आप बोलते हैं रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होने वाली है बेटा, मैं आपको बता दूं, डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं। रो मैट्रिक्स क्या होने वाली है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो, क्या हो बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, उसको आप रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं बेटा इसके एग्जांपल की बात करूं तो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रो मैट्रिक्स कब कहलाएगा, 3 2 1। ये क्या हो गया बेटा, रो मैट्रिक्स हो गया। आप इसमें देखें, बताएं मुझे देख के, रो की संख्या कितनी है, इसमें रोज की संख्या है कितनी, एक, कितनी संख्या है, एक है। तो इसके ऑर्डर की अगर बात करें तो 1 हो गया रो, और कॉलम कितने हो गए, 3, तो 1/3 इसका ऑर्डर हो गया। दूसरे अगर मैं आव्यूह की बात करूं तो दूसरा आव्यूह जो होने वाला है वो आपका होने वाला है स्तंभ आव्यूह। क्या होने वाला है बच्चे, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, जिसको आप बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो वो क्या कहलाएगा, कॉलम आव्यूह या स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। इसी को आप लिख दो ऐसे करके, ऐसे ऐसे पकड़ो और ऐसे करके रख दो बस। तो एक ए इज इक्वल टू, ये कॉलम आव्यूह 3 2 1,
इसमें देख पा रहे होंगे आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, तो ये क्या कहला रहा है बेटा, कॉलम ऑफ व्यू कहला रहा है। और इसकी कोटि जो होने वाली है, 1 2 3 रो है इसमें और एक कॉलम है, तो इसकी कोटि जो होने वाली है वो होने वाली है बेटा 3/1 की कोटि होने वाली है इसमें। अगर हम आगे बात करें तो आगे जो आपका ऑफ व्यू का प्रकार है बेटा वो तीसरा है, जो कि इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बोलते हैं बेटा वर्ग ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं? वर्ग ऑफ व्यू, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैं तीसरा टाइप जो इसका लिखने जा रहा हूं वो है वर्ग ऑफ व्यू। क्या है बच्चे? वर्ग ऑफ व्यू। वर्ग ऑफ व्यू ये कहता है, वर्ग ऑफ व्यू कहता है कि हमें क्या होगा, रोज और कॉलम दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, जितनी संख्या रो की उतनी ही संख्या कॉलम की, वो क्या होगा, वर्ग ऑफ व्यू होगा। कितनी संख्या रो की, जितनी संख्या रो की उतनी संख्या कॉलम की, वो क्या कहलाएगा, वर्ग ऑफ व्यू कहलाएगा। अगर मैं वर्ग ऑफ व्यू की बात करूं तो 2 1 3 1 ये बेटा क्या है, वर्ग ऑफ व्यू है। इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी कितनी है, 2 ही है। तो इसकी जो कोटि होने वाली है वो 2/2 होने वाली है। इसकी कोटि क्या होने वाली है बेटा, 2/2 कोटि होने वाली है। अगर एक और उदाहरण की बात करें तो एक मैट्रिक्स मैंने V ले लिया, 1 3 1 -1 4 5 √3 2 और 6। ये क्या होने वाला है, ये है आपका बेटा 3/3 कोटि का वर्ग ऑफ व्यू। 3/3 कोटि का क्या है, वर्ग ऑफ व्यू। 4/4 का हो सकता है, 2/2 का हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, सब वर्ग ऑफ व्यू है बेटा। ठीक, अगर मैं चौथे ऑफ व्यू की बात करूं तो चौथा ऑफ व्यू आपका होता है वर्ग ऑफ व्यू का ही एक टाइप है, जिसे आप बोलते हैं विकर्ण ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं बेटा, विकर्ण ऑफ व्यू, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण ऑफ व्यू, विकर्ण ऑफ व्यू। विकर्ण ऑफ व्यू बच्चे क्या होने वाला है, विकर्ण ऑफ व्यू ये कहता है कि विकर्ण ऑफ व्यू तब माना जाएगा जब कोई भी वर्ग ऑफ व्यू, सुनिए ध्यान से, जब कोई भी वर्ग ऑफ व्यू का विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए। किसी भी वर्ग अवयव के विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो जाए तो वो अवयव क्या कहलाएगा बेटा, वो अवयव विकर्ण अवयव कहलाएगा। तो हम यहां पर उदाहरण देखते हैं, क्या होना चाहिए, और सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ये 1 0 0 3 ये क्या कहलाएगा बेटा, विकर्ण अवयव कहलाएगा। आप देखें विकर्ण को छोड़कर ये इसका विकर्ण होता है बच्चे, क्या होता है, विकर्ण। ये वाला विकर्ण नहीं माना जाएगा, विकर्ण होता है लेकिन जो मानक माना गया है मैट्रिक्स में वो इस वाले विकर्ण को माना गया है। समझ पा रहे हैं आप लोग बात के लिए? कहीं ऐसा ना हो किसी कोई एग्जाम्पल ऐसा आ जाए आपका 1 नंबर में आ जाए, बताइए कौन सा विकर्ण अवयव है, आप इधर वाला फेल के चले आओ, काट देगा भाई, मेरे नंबर कट जाएंगे आपके। तो ये क्या है, इसकी कोटि क्या है बेटा, 2/2 है। अगर मैं एक V मैट्रिक्स की बात करूं तो V मैट्रिक्स ये हो गया आपका 3 0 0 0 4 0 1 1 भी नहीं, हाँ विकर्ण के अलावा सभी 0 होना चाहिए, तो ये सब 0 हो गया, ये हो गया आपका -1। ठीक है, इसमें देखें आप विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य है, तब ये क्या माना जाएगा, विकर्ण अवयव माना जाएगा और इसकी कोटि क्या हो गई, 3/3। तो ये वर्ग अवयव का ही एक प्रकार होता है, वर्ग अवयव का ही एक टाइप होता है जो हम पढ़ते हैं विकर्ण अवयव के नाम से। उसके बाद में हम चलते हैं अपने 5वें टाइप पर, जो कि 5वां टाइप है आपका, वो है बेटा अदिश अवयव। क्या है बच्चे, अदिश अवयव। तो आप लोग देख लें इसे सही से ध्यान से। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं अदिश अवयव की तरफ। अदिश अवयव क्या होता है, अदिश अवयव जिसको आप बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चे, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स विकर्ण अवयव का ही है एक प्रकार। कहते हैं कि ऐसा विकर्ण अवयव, कैसा बेटा, एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो जाए, जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो, वो क्या कहलाएगा, विकर्ण, विकर्ण अवयव का प्रकार अदिश अवयव कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो विकर्ण, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा, अदिश अवयव कहलाएगा। अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण ए, यहां पर मैट्रिक्स ए ये हो गया 2 0 0 2, ये क्या कहलाएगा आपका, अदिश अवयव कहलाएगा बेटा, 2/2। देखें आप विकर्ण के सभी अवयव क्या है, समान है। अगर एक V उदाहरण की अगर हम बात करें तो एक V मैट्रिक्स मैं यहां पर बना रहा हूं, √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, ये क्या होने वाला है बेटा, ये आपका
अदिश अवयव होने वाला है। आप लोग देख रहे हैं जो विकर्ण के सभी अवयव हैं वो समान है, और विकर्ण के सभी अवयव अगर समान है तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं हम? ऐसे अवयव को हम कहते हैं अदिश अवयव। ठीक है। उसके बाद में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो अवयव का प्रकार है वो है बेटा तत्समक अवयव। क्या है बेटा? तत्समक अवयव, जो कि छठा टाइप है आपका तत्समक अवयव। तत्समक अवयव जिसे हम लिखते रहो, मैं इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसे बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसलिए इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। जहां भी आपको आई लिखा हुआ दिख जाए आप समझ जाइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा है, और आपसे साफ साफ बोल देगा वो 2x2 के मैट्रिक्स की बात करेगा या 3x3 के मैट्रिक्स की बात करेगा, तो आपसे साफ साफ बोल देगा कि यहां पर जो आई है वो 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या आपसे बोल देगा यहां पर आई जो है वो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन में साफ साफ लिख के देगा। इसलिए ये जो आपका अवयव का प्रकार है ये आपके लिए खास इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, ये होता क्या है? तो ये जो अवयव है ये कहता है कि ऐसा विकर्ण अवयव, क्या बेटा? ऐसा विकर्ण अवयव जिसका विकर्ण के सभी अवयव वन हो जाएं, जिसके विकर्ण के सभी अवयव वन हो जाएं, वो क्या होगा? आपका तत्समक अवयव या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, जिसको आप लिखेंगे आई से। ये मैंने एक यहां पर बनाया 1 0 और 0 1, ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको आप ध्यान रखेंगे बेटा, जहां पर भी लिख के आ जाए कि हाँ यहाँ i इज इक्वल टू 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो वहां पर आप i की जगह ये वाला लिख के आएंगे, 1 0 0 1 लिखेंगे और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक दूसरा आपके सिलेबस में बस दो ही है, 2x2 और 3x3 की ही बात की है उसने, ज्यादा बात नहीं की है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटा। ये क्या है? 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो कि आपको क्वेश्चंस में काम आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या है आप समझ गए? ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? वन हो। देख रहे हैं आप, एक एक है यहाँ, एक 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 है ना? समझ गए बात के लिए। एक और छोटा सा आपका प्रकार बचा है इसका, जो कि होने वाला है, जो कि है बेटा शून्य अवयव। क्या है बेटा? शून्य अवयव। शून्य अवयव, शून्य अवयव, शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, इसी को बोलते हैं हम लोग शून्य अवयव। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, इसी को बोलते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो जाए? शून्य हो जाए, वो क्या कहलाएगा? शून्य अवयव कहलाएगा मेरे भाई। तो अगर इसके उदाहरण की बात कर लें तो ये तो बहुत ही ज्यादा सरल है। तो ये क्या है? a इज इक्वल टू 0 हो भाई सभी अवयव, ठीक है, 0 हो तो वो क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। अब ऐसा नहीं है इसका मान 0 हो गया, मान कुछ नहीं होता है इसमें मेरे भाई। अवयव में मान कुछ नहीं होता है। अवयव जस्ट अरेंजमेंट। अवयव क्या है? सिर्फ एक अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, आयताकार क्रम विन्यास है और कुछ नहीं है। मान नहीं होता है, मान होता है आपके डिटर्मिनेंट में जाके। ठीक है बेटा, मान होगा डिटर्मिनेंट का, इसीलिए तो इतनी कंडीशंस हैं। क्या यार परेशान कर रहे हैं हट। तो क्या है बेटा? ये हो गया आपका जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, शून्य अवयव, नल मैट्रिक्स आप इसी को बोलते हैं। तो ये थे आपके अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार तक आपका ये समाप्त हो चुका है। अब हम इस लायक हो चुके हैं कि हम पहली एक्सरसाइज पूरी की पूरी समाप्त कर सकते हैं विद एग्जांपल। पूरी एक्सरसाइज हम खत्म कर सकते हैं, पहली एक्सरसाइज। तो अगर मैं पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करूं तो मैं कुछ क्वेश्चन उठा लेता हूं। आप लोग अगर करेंगे, आप लोग पूरी एक्सरसाइज लगा लेंगे। जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं मुझसे या कहीं और से, कहीं से भी पढ़ते हैं, तो वो भी लगा लेंगे आप लोग, है ना? तो आप क्या करें, आप आज ये वीडियो को देखने के बाद पहली एक्सरसाइज जरूर लगाएं।
ठीक है, चाहे पहले 10 मिनट में लगा लें आप, अगर 10 मिनट में लगा लें बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी पहली एक्सरसाइज जरूर लगाएं। ठीक है बेटा, और उसके बाद में उसके एग्जाम्पल भी करें। मैं अभी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा लेता हूं आपके एक्सरसाइज से, और उसके बाद में क्वेश्चंस मुझे हूबहू तो नहीं ध्यान है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो हम लोग क्या है ना बेटा, आप भी गणित के छात्र, मैं भी गणित का छात्र, तो गणित के छात्र छात्र मिलके सब एक दूसरे की भावनाओं को तो जानते ही हो। तो गणित के छात्र का क्या है, वो पैटर्न पकड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न पकड़ते हैं। अगर आपको एक पैटर्न पता लग गया तो उस पैटर्न पे आप 1000 क्वेश्चन दे दे, कोई 10,000 दे दे, आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, है ना। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है गणित में पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है। आप इतने पैटर्न सीख चुके हो, इस पैटर्न से क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले इक्वल मैट्रिक्स से आएगा क्वेश्चन, आना ही आना है उससे। उसके बाद में जो मैंने आपको बताया था कि हाँ आव्यूह कैसे करके निरूपण करते हैं, तो आव्यूह के निरूपण से एक क्वेश्चन आ जाता है आपका बन के। मैं उसका उदाहरण भी देके दिखाया था आपको, इक्वल मैट्रिक्स का भी उदाहरण देके दिखाया था। यही सब तो है, कोटि है, ठीक है। और आपको अवयव पूछ लेगा, डायरेक्ट अवयव देके पूछ लेगा, ठीक है। तो कोई भी आप एक उदाहरण उठा लेते हैं आपके बुक से, फिर चीजें सकारात्मक हो जाएंगी। तो हमने कहा अब मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूं, आपकी बुक का ही कोई क्वेश्चन है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, आप देख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये तो मैं मिटा दूं पहले, तो आप भी ऊपर देखना। एक्सरसाइज 3.1 में जो पहला वाला आपका क्वेश्चन है, वो पहला वाला क्वेश्चन तो कुछ इस टाइप से दे रखा है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं इसके, ठीक है, हूबहू नंबर्स नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे रखा है। ए एक मैट्रिक्स है आपके पास में, 4√3 -1 5 6 1 2 5 1 3 2 1, ठीक है, ऐसे दे रखा है। सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि हाँ बेटा इसकी कोटि क्या है। सबसे पहले क्या बताना है आपको, कोटि क्या है। इसमें रो बाई कॉलम लिखते हैं हम हमेशा कोटि, तो इसकी कोटि क्या होगी, 1 रो 2 रो और 3 रो, R1 R2 R3। तो उसमें रो की संख्या कितनी है, 3 है। कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, C1 C2 C3 एंड C4। तो आप इसकी कोटि क्या लिखेंगे, 3/4। तो ये जो आव्यूह आपके यहां सामने बना हुआ है, इस आव्यूह की जो कोटि है बेटा, वो कोटि क्या है, 3/4। बस हो गया, पूछ लेता है आपसे एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में। अगर मैं दूसरी बात करूं तो इसमें अवयवों की संख्या आप कैसे करके बताएंगे। अब अवयवों की संख्या आपसे पूछो, गिनने मत लगना उसको, घंटे भर गिन रहे हैं बैठ के। 3/4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा दो और जो भी आएगा वही क्या होगा, अवयव की संख्या होगी। 3 गुणा में 4 कितना होता है बेटा, 12 होता है। तो टोटल अवयव कितने हैं, 12 है। आपसे अगर किसी अवयव का एड्रेस पूछ ले, किसी अवयव का स्थान पूछ ले, तो कैसे करके आप बताएंगे, तो कैसे बताएंगे बेटा। अगर मैं आपसे पूछ लूं, मैं आपसे कहूं A13 बताइए मुझे क्या है यहाँ पर, A13 क्या है, तो आप क्या बताएंगे, A11 A12 A13 क्या है बेटा, -1। मैं आपसे कहूं कि हाँ मुझे बताइए A33 बता दीजिए, A33 बता दीजिए। A33 क्या होगा, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तीसरा रो और तीसरा कॉलम क्या है बेटा, 2 है बैठा हुआ, ठीक है। तो ऐसे करके आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। तो ये ऐसे करके आपका स्टार्ट है, ऐसे करके आपको स्टार्ट करनी है चीजें, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में आपको वही आव्यूह के निरूपण के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आपको आव्यूह के निरूपण के ऊपर पूछ सकता है, ये मैं मिटा दे रहा हूं। आव्यूह के निरूपण के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। वही आपको मैंने जो कराया आपको वैसा ही होगा, बिल्कुल सेम होगा, आप उदाहरण में देख लेना, ठीक है। जो मैंने अभी बैक कराया, आप बैक जाके देख लेना, जो उदाहरण कराया मैंने I+J/2 वाला, ठीक है, वैसे होगा। कुछ भी और दे सकता है, I+J का होल स्क्वायर दे सकता है, I-3J दे सकता है, कुछ भी ऐसे करके दे सकता है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन आपसे अब क्या है, एक क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ लेता है कि हाँ वैल्यू बताने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि हाँ वैल्यू क्या होगी। तो अगर ऐसे करके आपको दे दे कि हाँ क्वेश्चन, मैं आपकी बुक उठा लेता हूं बेटा, है ना, हूबहू करा देता हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन बिल्कुल वैसा का वैसा ही पूछ लेता है एनसीईआरटी से, ठीक। बुक दे दीजिए। तो ये है बेटा आपकी बुक,
जिसमें इन्हीं क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था। जैसे आपको इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 6 देखेंगे आप एक्सरसाइज में तो इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर दे रखा है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर दे रखा है। एक क्वेश्चन दूसरा और तीसरा दे रखा है, वो आपको ये देख रखा है कि हाँ संभव कोटियां कितनी होंगी। अगर संभव कोटियों की बात करें, देखो बेटा अभी जो क्वेश्चन था यहाँ पे लिखा हुआ वो था आपका 3/4 का। 3/4 का एक मैट्रिक्स था आपके पास में, कोटि थी, तो उसमें टोटल 12 अवयव थे। अब वो 12 अवयव किस हिसाब से हो सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको दे देगा कि हाँ किसी अगर कोई भी मैट्रिक्स में 24 अवयव है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपको दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, अगर 24 अवयव है तो 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या क्या होंगी। ठीक, मैं एक क्वेश्चन आपको लिख दे रहा हूं, ये बता दे रहा हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है, जिन बच्चों को नहीं पता है और तेजी में हम बता दे रहे हैं। यदि आव्यूह में कितने अवयव हैं, 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं, तो संभव कोटियां क्या होंगी बेटा। ऐसा हो सकता है कि हाँ 24 के 24 रो हो, बिल्कुल हो सकता है यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 24 के 24 रो हो तो ऐसा हो सकता है कि 24 रो हो और सिर्फ एक कॉलम हो, ये पहली कोटि बन गई इसकी। ऐसा हो सकता है सिर्फ एक कॉलम हो और 24 रो हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आप इसके फैक्टर करते जाइए, कुछ नहीं है, फैक्टर करते जाइए। ऐसा हो सकता है कि हाँ इसमें रो कितने हो, 2 रो हो और 12 कॉलम, मतलब इन दोनों को जब आप गुणा कराएं तो अवयव 24 आने चाहिए। इसमें भी 24 अवयव, इसमें भी और इसमें भी 24 अवयव। ऐसा भी हो सकता है कि 12 रो हो और 2 कॉलम, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 3 रो हो, है ना, और 8 कॉलम हो। देखें 8 या 24 होता है, और 8 रो हो और 3 कॉलम हो। उसके बाद में कुछ हो सकता है क्या, 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4 रो हो और 6 कॉलम हो, 6 चौक भी 24 होता है, और 6 रो हो 4 कॉलम हो। इसके अलावा मुझे लग रहा है कुछ नहीं हो सकता है। 7 8, क्योंकि 8 आपका आ गया, ये सब आ गया, तो कितनी कोटियां संभव है, ये सभी कोटियां इसकी संभव हैं। तो ये आपका आंसर बनेगा, ये सभी कोटियां संभव है, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके ऐसे क्वेश्चंस को कर लेना। इसके बाद में एक दे रखा है अगर 13 अवयव हो। अब मेरे भाई 13 अवयव होंगे तो इसके तो 2 ही संभव कोटियां बनेंगी, या तो 1/13 या 13/1, ठीक है। तो ये ऐसे करके क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ, नहीं तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा और क्वेश्चंस हम कम कर पाएंगे। तो ये फुद्दू टाइप के क्वेश्चंस हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो मैंने जो चौथा वाला क्वेश्चन है, देखो मैं चौथे क्वेश्चन की बात कर रहा था आपको, ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूं आपको, ठीक। आप इसकी रचना करिए, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो आप मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, ठीक है बेटा। तो मैं एक क्वेश्चन है जो आपका मैं करा देता हूं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये मैं क्वेश्चन करा देता हूं। 7 क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, a माइनस v 2a प्लस c 2a माइनस v 3c प्लस d, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है और ये मैट्रिक्स है एक दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल, जो कि है -1 5 0 और 13। यहां से आपसे पूछ ये रहा है a v c तथा d के मान बताने, d के मान आपसे ये मान आपको बता लेंगे भाई, बहुत क्या दिक्कत है, बहुत ज्यादा सरल है। वही अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है मेरे भाई, अगर दोनों मैट्रिक्स ये इक्वल है तो इनके संगत अवयव कैसे होंगे, समान होंगे। तो दोनों मैट्रिक्स को आप तुलना कर लो, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसलिए आप इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका पहला अवयव है वो पहले वाले के इक्वल होगा, मतलब a माइनस v इज इक्वल होने वाला है -1 के। तो a माइनस v बेटा किसके इक्वल होने वाला है, 0 के। तो हम a v वाले अलग कर लेंगे और c और d वाले अलग कर लेंगे। c और d तो नहीं है कहीं इसमें, हाँ a c है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 2a माइनस v बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। देखिए आप, ये तो अब आप सॉल्व करना ही जानते हैं, विलोपन विधि कक्षा 10 में आप लोग पढ़ के आए हैं, ये सब 8 9 10 सब पढ़ ही रहे थे आप। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये जाएगा कट। यहां से बचेगा क्या आपके पास में, माइनस का a और यहां से बचेगा माइनस का 1। तो a की वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, माइनस से माइनस कटने के बाद, ठीक है। जब a की वैल्यू 1 आ गई, आपने इसको अगर इक्वेशन 1 नाम दिया, इसे इक्वेशन 2 नाम दिया, तो आपने कहा इसको हम रख दे रहे हैं कौन से इक्वेशन में बेटा,
इक्वेशन नंबर 1 में रख दे रहे हैं, रख दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 में। क्या है इक्वेशन नंबर 1 आपका? इक्वेशन नंबर 1 है a माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो a की जगह आप 1 रखेंगे, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और -2 माइनस बी से माइनस बी वाले माइनस से कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास में? 2 बचेगा। b की वैल्यू भी आ चुकी है आपके पास में। अब लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे बेटा? ये वाली जो चीज है ये इक्वल होने वाली है किसके? इसके। ये इक्वल होने वाली है 5 के, तो 2a प्लस सी किसके इक्वल है? 5 के है, ऐसा है ना, चूंकि 2a प्लस सी किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। आपको a की वैल्यू पता लग चुकी है बेटा, तो आप c की वैल्यू यहां से बड़े आराम से निकाल देंगे। 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, इट मीन c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो c की वैल्यू आपकी यहां से 3 आ चुकी है। c की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब आपको d की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या लिखेंगे? 3c प्लस डी इज इक्वल टू क्या है बेटा? 13 है, और c की वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये हो गया 9, तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो d की वैल्यू फाइनली यहां से क्या आ गई? 4 आ गई। a b c और d के मान आपके पास में आ चुके हैं। a इज इक्वल टू 1 है, v इज इक्वल टू 2 है, c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 4 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में जो कि आपको करने हैं। बाकी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैं समझता हूं कि आप लोगों पे नहीं हो पाएगा। इतना सब कुछ, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना सब कुछ बताने के बाद आप प्रत्येक क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब हम इसके बाद में जो बेटा, इसके बाद में हम चलते हैं, इसके बाद में चलते हैं हम अगले एक्सरसाइज पे, और जो कि हमारा टॉपिक जो होने वाला है अगला वाला, वो होने वाला है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, क्या होने वाला है? ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो बहुत कुछ है आपको सीखना। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, आव्यूह पर संक्रियाएं, संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। आव्यूह पर संक्रियाएं हम बेटा 3 तरीके से लगाते हैं। सबसे पहले तो हम आव्यूह का आव्यूह से ऐड करते हैं। सबसे पहले आव्यूह का आव्यूह से ऐड, उसके बाद आव्यूह को आव्यूह से घटाना सीखते हैं। घटाते कैसे हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करके करते हैं, अंतर कैसे निकालते हैं। उसके बाद में हम सीखते हैं आव्यूह का आव्यूह से गुणन। ठीक है, एक चीज और सीखते हैं हम गुणन में, किसी भी संख्या का आव्यूह से गुणन। ठीक है बेटा, क्या सीखते हैं? किसी भी संख्या का आव्यूह से गुणन। तो सबसे पहले नंबर पे जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं योग। क्या सीखने वाले हैं बेटा? योग सीखने वाले हैं। तो ये योग की अगर मैं बात करूं तो a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 2 1 3, ये मैट्रिक्स है, और आपको एक मैट्रिक्स v दे रखा है, v मैट्रिक्स दे रखा है जो कि है -1 -3 4 और 2, ये दे रखा है। आपसे योग की अगर बात कर रहा है तो आपसे कहेगा भाई मेरे a प्लस v निकाल दीजिए, आप a प्लस वी बता दी। देखो a प्लस वी निकालने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्या इंपॉर्टेंट है, बस इसकी कोटि बराबर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? कोटि इक्वल होनी चाहिए। आप कर सकते हो, आप जोड़ भी सकते हो, आप घटा भी सकते हो। गुणा के लिए अलग से नियम है, वो मैं अलग से बताऊंगा आपको। तो आपको ये दोनों लिखने हैं और बस नॉर्मली जैसे जोड़ते हैं आप वैसे जोड़ देना है। -1 -3 4 और 2। बस खासियत ये है इसमें कि इसका प्रत्येक एलिमेंट अपने संगत एलिमेंट से ही ऐड होगा। तो 1 में -1 आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? 0 बन जाएगा। 2 में -3 ऐड करेंगे, आप ऐड करिए, लेकिन वो प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा। 1 में 4 ऐड करिए, क्या बन जाएगा बेटा? 5 बन जाएगा। और 3 में 2 ऐड कीजिए, क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो आपका फाइनली जो a प्लस वी निकल के आया वो क्या आया? ये मैट्रिक्स निकल के आया जो कि 2/2 का ही है, जो कि क्या है? 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चे, उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके बाद में जो बात होगी वो बात होगी अंतर की। ठीक है, अंतर, आव्यूह का अंतर। अंतर कैसे करके निकालते हैं? हाँ, यहां पर एक बात और ध्यान देने योग्य ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आप लोग जब a प्लस बी निकालते हैं थोड़ा सा एक और एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। अगर आप a प्लस बी निकालते हैं और अगर आप b प्लस ए निकालें तो क्या आएगा बेटा?
v प्लस ए निकालें तो क्या आएगा? क्या ये दोनों इक्वल होंगे? ये देख के लीजिए आप। v प्लस ए मतलब पहले v, ये वाला पहले आएगा, ये बाद में आएगा। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। अब आप -1 में 1 ऐड करेंगे। -1 प्लस 1 क्या हुआ बच्चे? 0। ठीक है। -3 प्लस 2 क्या हुआ? क्या हुआ? -1। 4 प्लस 1 क्या हुआ? 5 हुआ। और 2 प्लस 3 क्या हुआ? 5 हुआ। बताइए कोई अंतर है इसमें? b प्लस ए और a प्लस बी में आपको कहीं कोई अंतर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो योग की खासियत यह है, चाहे आप a को b में जोड़ें, चाहे b को a में जोड़ें, आपका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं है। a माइनस बी बराबर नहीं होता है b माइनस ए के। a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के। या आप x मैट्रिक्स है, कोई y मैट्रिक्स है, तो x प्लस वाई बराबर होगा y प्लस एक्स के। लेकिन x माइनस वाई कभी भी बराबर नहीं होगा y माइनस एक्स के। ठीक है बेटा। तो यहां पर चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। तो यहां से हमें एक बात ये पता चली, योग से हमें एक बात ये पता चली कि जो a प्लस बी है वो बराबर होता है किसके? b प्लस ए के। ठीक है। a प्लस बी जो है वो बराबर होता है किसके बच्चे? b प्लस ए के। अगर मैं अंतर की बात करूं, मैं यही उदाहरण उठा लूं क्या? बिल्कुल सेम ही उदाहरण उठा ले रहे हैं जिससे कि आपको असुविधा ना हो। 1 2 1 3 और एक v मैट्रिक्स है जो कि है -1 -3 4 और 2। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है a माइनस वी और आपको निकालना है v माइनस ए। दोनों निकालने हैं मेरे भाई। a माइनस वी निकालिए आप। a माइनस वी के लिए आप 1 2 1 3 करेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे। -1 -3 4 और 2 लिखेंगे। इसका आंसर में देखिए आप, आंसर क्या आ रहा है? 1 माइनस -1 1 माइनस -1। तो ये क्या आने वाला है? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस लगेगा और इस माइनस से मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। तो जो यहां आने वाला है वो क्या आने वाला है? 2 आने वाला है। 2 माइनस -3 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 प्लस 3 क्या आने वाला है? यहां पर 5 आने वाला है। 1 माइनस 4 क्या आने वाला है बेटा? माइनस का 3 आने वाला है। 3 माइनस 2 क्या आने वाला है? 1 आने वाला है बेटा। ठीक है। तो ये आया आपका a माइनस बी। बस v माइनस ए में आपके आएगा सब सेम ही। लेकिन मुझे क्या, अभी देख ही लेते हैं, मुझे क्या देख लेते हैं। हाँ, v माइनस ए -1 -3 4 और 2 माइनस का 1 2 1 3 1 2 1 3। घटाइए आप इसे, क्या आ रहा है देखो आप। -1 -1 बदल गई चीजें। क्या आया बेटा? माइनस का 2 -3 -2 क्या आया? माइनस का 5 4 -1 क्या आया? 3 2 -3 क्या आया बेटा? माइनस का 1। यही बात मैं आपसे कह रहा था। ये जो बराबर होता है v माइनस ए बराबर होता है माइनस के साइन a माइनस बी बराबर होता है माइनस का b माइनस ए। ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। बस क्या हुआ है? हुआ ये है a माइनस बी जो हमने निकाला, नंबर्स तो हमारे बिल्कुल सेम आए लेकिन हमारे जो साइन थे वो बदल गए। ठीक है। साइन जो थे वो बदल गए। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर देख रहे हैं a माइनस बी बराबर नहीं है किसके बेटा? b माइनस ए के। तो आप आव्यूह पर संक्रियाओं में देख चुके हैं क्या? पहला आप देख चुके हैं एयोग और दूसरा देख चुके हैं आप अंतर। ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। ऐसे आप लोग मेहनत करती रहिए और पढ़ते रहिए लगातार। बोर्ड एग्जाम है आप लोगों का, हो सकता है आप लोग, ऐसा भी तो है कभी कभी भूल भी तो जाते हो आप लोग कि हाँ हमारा बोर्ड एग्जाम है। तो पढ़ते रहो मेरे भाई। अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं क्या? इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं गुणन, आव्यूह का गुणन, आव्यूह का गुणन। तीसरी वाली जो संक्रिया लगती है वो है गुणन। गुणन में सबसे पहली चीज तो हम पढ़ेंगे किसी संख्या का आव्यूह से गुणन। किसी संख्या का आव्यूह से गुणन।
मतलब आपसे ये कह देगा, आपको एक मैट्रिक्स दे देगा इसमें कि ए मैट्रिक्स है आपका 2 4 √3 और 5, ये है आपके पास में ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपसे ये कहेगा कि भाई मेरे 5a बता दीजिए क्या होगा, 5a बता दीजिए क्या होगा। मतलब आप किसी संख्या से ही तो गुणा करा रहे हो, तो आप 5a निकालने के लिए क्या करोगे, बस 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे। तो आप क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे। इसमें क्या करोगे, आप 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे। तो 5a इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू ए मैट्रिक्स 2 4 √3 और 5। प्रत्येक एलिमेंट को, सबसे बड़ी बात आप ये ध्यान रखेंगे कि जो भी बाहर है आव्यूह में प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई होता है, प्रत्येक एलिमेंट मल्टीप्लाई करेगा उससे। इसमें 4 टोटल अवयव हैं, तो चारों के चारों अवयव को आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आएगा आपका 5a इज इक्वल टू। तो यहां से अगर 5a इज इक्वल टू बात करें हम, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 5 चौक में 20 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 5 √3 और ये हो जाएगा 25। तो ये मैट्रिक्स जो आई वो निकल के आपकी वो आई है बेटा 5a निकल के। ठीक है, तो ऐसे करके हम करते हैं किसी संख्या का आव्यूह से गुणा। अब हम आगे चलते हैं आव्यूह का आव्यूह से गुणा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आव्यूह का आव्यूह से गुणा करना। अगर आप ये चीज सीख गए तो आप पूरा सीख गए, बस मैट्रिक्स सीख गए, आव्यूह से आव्यूह का गुणा करना सीख गए तो मैट्रिक्स आप अच्छे से सीख गए। ये मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोगों को लिखना है, लिखते रहे आप, और नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो पीछे करके लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इसका बी टाइप, जो कि है आव्यूह का आव्यूह से गुणा। आव्यूह का आव्यूह से गुणा, आव्यूह का आव्यूह से गुणन। आव्यूह का आव्यूह से गुणन में आपके पास में दो आव्यूह दे रखेंगे, a इज इक्वल टू 1 3 0 1। मैं छोटा क्यों ले रहा हूं, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारे एक्सरसाइज में क्या है 3/3 के भी है, तो हमें 3/3 का भी सीखना है। तो आप लोग अगर 2/2 का अच्छे से कर लेते हैं तो 3/3 में प्रॉब्लम नहीं होती। आगे क्वेश्चंस में हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसकी टेंशन ना लेना आप कि हाँ ये 2/2 का ही क्यों लिया है। 2 4 1 5। ठीक, बेसिक तो यही है मेरे भाई, चाहे 2/2 का हो, 3/3 का हो, 4/4 का हो, कुछ भी हो, लेकिन बेसिक तो यही है। ठीक, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, हाँ इसके आव्यूह का जो गुणन है, आव्यूह के गुणन का नियम सीख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये तो आपका एग्जाम्पल हो गया, हम नियम सीख लेते हैं। इसका नियम क्या है भाई, रूल क्या है इसका, गुणा करने का नियम क्या है, आव्यूह का आव्यूह से गुणा कब हो पाएगा, आव्यूह का आव्यूह से गुणा करने का नियम क्या है। आपके पास में एक अगर ए मैट्रिक्स है और इसका गुणा कराना चाह रहे हो आप एक वी मैट्रिक्स के साथ, तो जो आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है आंसर सी मैट्रिक्स के रूप में। एक मैट्रिक्स है आपके पास में ए, जिसका आपने गुणा कराया एक मैट्रिक्स बी से, जो आपका आंसर आ रहा है वो एक मैट्रिक्स सी के रूप में आ रहा है। तो आप सबसे पहले इसकी कोटि देखते हैं। कोटि, जब तक कोटि से ही, जो नियम है वो कोटि से ही बना है इसके, तो जो कोटि देखते हैं, सपोज कीजिए कि इसकी कोटि है बेटा पी वाई क्यू, और इसकी जो कोटि है एम वाई एन कोटि है बच्चे। इसकी कोटि है पी वाई क्यू, ए जो मैट्रिक्स है इसकी कोटि है पी वाई क्यू और इसकी कोटि है एम वाई एन। तो इसका जो नियम कहता है वो नियम ये कहता है, इसका नियम जो कहता है वो नियम ये कहता है कि पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या, ठीक है, पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए दूसरे आव्यूह के रो की संख्या के, दूसरे आव्यूह के रो की संख्या के, आव्यूह के रो की संख्या। तो इसका नियम क्या कहता है, इसका नियम यह कहता है कि पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या बराबर होने चाहिए दूसरे आव्यूह के रो की संख्या के। ठीक है बेटा, पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए दूसरे आव्यूह के रो की संख्या के। तो इसका ये नियम कहता है।
उसके बाद में आप देखेंगे कि हाँ क्या है, कैसा करके क्या बन। तो पहले आप इसकी कोटि लिखिए आप यहां पर, इसकी कोटि क्या है बेटा, पी वाई क्यू कोटि है। और दूसरे वाले की कोटि क्या है, दूसरे वाले की कोटि क्या है, दूसरे वाले की कोटि है एम वाई एन है। देखें क्या देखना है यहां पर, पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या हमेशा बाद में लिखी जाती है और रो की संख्या हमेशा पहले लिखी जाती है। तो कॉलम की संख्या मतलब क्यू जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, एन के। क्यू जो है वो बराबर होना चाहिए किसके बेटा, एन के। जब तक क्यू बराबर नहीं है एन के तब तक आप इसका गुणा नहीं करा सकते, गुणा पॉसिबल नहीं होता है। और जो इसका रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता है, जो बच जाता है वो बचे हुए के रूप में इसका रिजल्ट मिलता है। मतलब पी वाई एन जो इसका रिजल्ट आएगा, सी मैट्रिक्स जो होगी वो आपकी पी वाई एन कोटि की होगी। क्या होगी बेटा, पी वाई एन कोटि की आपकी जो मैट्रिक्स होगी सी, वो पी वाई एन कोटि की होगी। आप समझ पा रहे हैं बात के लिए बेटा, समझ पा रहे हैं आप बात के लिए, ठीक है। तो ये है शर्त, क्या इसका नियम क्या है, इसकी शर्त क्या है, इसकी शर्त यही है कि हाँ आपको क्या होना चाहिए, इसकी पहले आव्यूह की कॉलम की संख्या और दूसरे आव्यूह के रो की संख्या कैसी होनी चाहिए बेटा, बराबर होनी चाहिए। इसका नियम है, ये इसकी शर्त है, ठीक है। आप लोग देखें, बस मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं। ठीक है बच्चों, आप इसका नियम देख चुके हैं कि हाँ क्या है इसका नियम। तो पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए दूसरे आव्यूह के रो की संख्या, और जो हमारा रिजल्ट आता है वो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है जो पहला आव्यूह का रो और दूसरे आव्यूह का जो कॉलम होता है वो रिजल्ट के रूप में हमें मिल जाता है। ठीक है बेटा, तो अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। इसका सॉल्यूशन यहां पर हम करने वाले हैं, ठीक, इसका सॉल्यूशन हम यहां करने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है बेटा, ए मैट्रिक्स है आपके पास में। सबसे पहले तो आप चेक कीजिए इसकी कोटि क्या है, 2/2, इसकी कोटि क्या है 2/2। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले का कुछ भी हो चाहे दूसरे का कुछ भी हो, हमें उससे लेना ही देना नहीं है मेरे भाई। अभी तो कुछ नहीं लेना देना, फिलहाल में आपको देखना है ये चीज, अभी तो नहीं लेना देना, क्योंकि पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या 2 है, दूसरे आव्यूह के रो की संख्या 2 है, तो यहाँ तो सब कुछ 2 ही 2 है, इसलिए हमें कुछ नहीं देखना। तो इसमें तो गुणा संभव है। मैं आपके लिए एक और उदाहरण लूंगा इसके बाद में, उसमें हम लोग देखेंगे। तो आपको निकालना क्या है बेटा, ए वी निकालना है, मतलब ए गुणा बी निकालना है आपके लिए। तो ए जो है वो है आपका 1 3 0 1, और बी क्या है बेटा, वी है आपका 2 4 1 5, ये है आपका वी। अब इसका गुणा करना है आपको, इन दोनों का गुणन निकालना है आपके लिए, ठीक है। गुणा कीजिए। हमेशा जो गुणा होता है, मैट्रिक्स का गुणा होता है, वो रो बाई कॉलम के रूप में चलता है। कैसे करके चलता है, पहले वाले रो का पहले कॉलम से गुणा, पहले वाले रो का दूसरे वाले कॉलम से गुणा, पहले रो का पहले कॉलम से गुणा, फिर दूसरे रो का सभी कॉलम से गुणा, ऐसे करके काम चलता है आपका। तो पहला जो रो है वो पहले कॉलम से गुणा करेगा, मतलब पहला वाला रो पहले वाले कॉलम से गुणा करेगा, पहला वाला अवयव पहले वाले अवयव से गुणा करेगा, दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुणा करेगा, और बीच में जो साइन आएगा वो साइन आएगा प्लस का बेटा। कैसा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो 1 into 2 क्या होता है, 2 होता है बेटा, और बीच में हमेशा साइन प्लस का आता है। 3 into 1 क्या होता है, 3 होता है। बस बात खत्म, पहला एलिमेंट आपको मिल चुका है, ठीक है। ये बहुत फास्ट करेंगे अभी हम लोग आगे चल के। तो फिर उसके बाद में पहला वाला रो दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, पहला वाला रो दूसरे वाले कॉलम से करेगा मल्टीप्लाई, पहला रो दूसरे कॉलम से, पहला अवयव इसके पहले वाले अवयव से दूसरे कॉलम के। तो ये हो जाएगा 1 into 4 4 प्लस 3 into 5 15। समझ गए बात के लिए। उसके बाद में 0 into 2 दूसरा रो आप पहले कॉलम से, जो आपने पहले कॉलम के साथ किया जैसे करके वैसे ही आप दूसरे के साथ करेंगे। तीसरा होता तो तीसरे के साथ भी करते, चौथा होता चौथे के साथ करते, ऐसे ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो 0 का गुणा 2 से कराएंगे आप, क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। 1 का गुणा 1 से कराएंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद में 0 का गुणा 4 से कराएंगे, 0 ही आएगा। 1 का गुणा 5 से कराएंगे, क्या आएगा, 5 आएगा। बच्चे समझ चुके हैं आप बात के लिए, ठीक है। तो अब ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है आपका 3 + 2 5, ये कितना हो गया 19, ये हो गया 1, और ये क्या हो गया 5, और इसकी कोटि क्या आई है 2/2। तो ऐसे करके हम करते हैं गुणा। ए वी आपके पास में है, ए मल्टीप्लाई वी आपके पास में आपके सामने आ चुका है, ठीक है भाई। तो ऐसे करके हम करते हैं। उसके बाद में मैं एक और उदाहरण लेता हूं, अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया है इससे तो मैं एक उदाहरण और लेता हूं, बस छोटा सा, ठीक है, बहुत ही जल्दी करेंगे हम उसको।
ये लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, चीजें सब सिस्टमेटिक होनी चाहिए, मजा तभी आता है। एक उदाहरण मैं और ले रहा हूं इसका, ठीक है, एक एग्जांपल और ले रहे हैं, एक्स्ट्रा एग्जांपल आपके लिए। ठीक है, एक ए मैट्रिक्स है 3 1 3 1 और 5 2 0 और 4, ये ले लिया एक मैट्रिक्स मैंने, ठीक है। एक मैट्रिक्स में वी ले रहा हूं, वी मैट्रिक्स ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने बी मैट्रिक्स, ठीक है। एक ए मैट्रिक्स ले लिया और एक क्या ले लिया बेटा? बी मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हमें इसकी कोटि देखनी है। 2 रो है, कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। इसमें देखें 3 रो है और कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, हम पहले ये चेक करते हैं क्या इसका गुणा संभव है। कहीं ऐसा ना हो कि हाँ गुणा ही संभव ना हो, हम गुणा कराने चले जाएं, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तब ऐसे सेंस में आप लिख के आएंगे कि इसका गुणन संभव ही नहीं है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं है, आप ऐसा लिख के आ जाएंगे आप उसमें। तो आप a इंटू वी निकालना चाहते हैं, तो a इंटू वी के लिए आप सबसे पहले क्या देखने हैं? इसकी कोटि देख रहे हैं, ठीक है। a इंटू वी निकालने के लिए आपको देखना है क्या? इसकी कोटि देखनी है। 2 इंटू 3, आगे देखें ये दूसरी कोटि क्या है? 3 इंटू 2। तो आप ये वाली चीज देख लीजिए, पहले वाले के कॉलम की संख्या और दूसरे वाले के रो की संख्या क्या बराबर है? बिल्कुल बराबर है, 3 और 3 बराबर है। अब जो आपका रिजल्ट आएगा बेटा वो 2/2 का आएगा। a इंटू वी जो आपको आंसर देगा वो क्या देगा? 2/2 को। ये लिखना नहीं है एग्जाम्पल में, बस रफ पे करके आना है, ठीक है। ये बस रफ में कर लेना है हम लोगों को, और कुछ नहीं है। ये रफ कार्य है आपका, इतना आप रफ में करके देखेंगे। सबसे पहली बात है रफ में करके देख लेंगे आप ये लोग। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन क्या। आपको निकालना है बेटा a इंटू वी, ए वी। तो ए वी के लिए आपको पहले a लिखना पड़ेगा, 3 1 5 2 0 4। उसके बाद में आप b लिखेंगे, v क्या है? v है आपका 4 1 1 2 3 0, ये है आपका, ठीक है बेटा। अब आपको गुणा कराना है, वही पैटर्न, रो बाई कॉलम चलना है आपको। पहले रो को पहले कॉलम से, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से, बीच में साइन माइनस। पहले रो को पहले कॉलम से, तो पहला वाला एलिमेंट पहले वाले से गुणा करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से गुणा करेगा और तीसरा एलिमेंट तीसरे से गुणा करेगा, और बीच में साइन क्या आएगा? प्लस का आएगा। तो 3 चौक 12 प्लस 1 एकम 1 प्लस 5 एकम 5, बात खत्म। सेम प्रकार से पहला अवयव पहले वाले से इसके दूसरे वाले, क्योंकि दूसरे कॉलम से भी कराना है आपको, ठीक है। और दूसरा अवयव दूसरे वाले कॉलम से, वो दूसरे अवयव से, दूसरे कॉलम के दूसरे अवयव से। तो आप ये करेंगे, ये तीसरा वाला तीसरे से और दूसरा वाला चौथे से लिखेंगे आप यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 1 तिया 3 और 5 0 बेटा 0। सेम, बिल्कुल सेम टू सेम काम आप इसके साथ में करेंगे। तो पहला वाला पहले वाले के साथ में, मतलब 2 4 के साथ में गुणा करेगा, कितना आ जाएगा? 8 प्लस 0 1 के साथ में गुणा करेगा, क्या आ जाएगा? 0 प्लस 4 1 के साथ में गुणा करेगा, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 दूनी क्या होता है बेटा? 4 होता है। ये तो 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा बच्चे? 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 3 0 4 0 0। अब आपका जो फाइनल आंसर आने वाला है वो आने वाला है 5 और 1 6, 6 और 12 18 होता है सर, है ना बेटा? 18 होता है, ठीक है। 6 और 3 कितना होता है? 9 होता है। 8 4 12 और ये 4। इसकी कोटि मैंने आपसे क्या कहा? कोटि इसकी क्या आएगी? कोटि आएगी 2/2 की। तो आपको ये a इंटू वी मिल चुका है। ऐसे करके आपको गुणा करना है आव्यूह का आव्यूह से गुणा। समझ पाए होंगे आप चीजों को, ठीक है बेटा। अगर आप इतना सीख जाते हैं तो विश्वास मानिए कि आपको पूरे चैप्टर में बिल्कुल 1% प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे आप पूरा का पूरा चैप्टर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है बेटा। क्लास थोड़ी लंबी होती जा रही है, मैं भी देख पा रहा हूं इन चीजों को, और लगातार पढ़ना, लगातार बोलना, ये सारी चीजें भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं टफ तो होती है बेटा। आप लोग तो बैठ के कहीं ना कहीं देख रहे हो, लेकिन हाँ ठीक है, बस आप लोग क्या करना, आप लोग बस अच्छे नंबर ले आना यार, है ना भाई? अच्छे नंबर ले आना। शायद हो सकता है कि आपके सामने ना बोल पाऊं, लेकिन आप लोग बस इतना करना, मैं जितना भी आपको सिलेबस करा रहा हूँ, जितना क्या मैं सभी कराऊंगा सिलेबस आपको,
आप सारा सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज करना, और रिवाइज करके बस अच्छे नंबर ले आना आप लोग, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, ठीक है, तो मुझे तुरंत बताओ आप लोग, बिल्कुल तुरंत के तुरंत बताओ, आपकी समस्या का समाधान होगा, 100% होगा बेटा, ठीक है। कितनी भी मेहनत करनी पड़े मुझे, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता हूँ कभी भी। तो आप लोग बस इतना ध्यान रखें, आप अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, ठीक। इस समय एग्जाम टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी होती है हमारी सेहत, कि हाँ हमारी सेहत कैसी है, तो आप सेहत के ध्यान रखें, ठीक है। चेकअप वेकअप आप लोग करा लीजिए अपना, ठीक है, ब्लड सैंपल वगैरह दे दीजिए, 200-300 रुपए में चेकअप हो जाता है, कि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये 12th डिसाइड करेगा कि हाँ आपका भविष्य कैसा होगा। 12th बहुत सारी चीजें डिसाइड करता है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा समय बर्बाद तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मेरा भी मन करता है कभी कभी कि हाँ आप लोगों से कुछ कहा जाए, कुछ ऐसी बातें की जाए जो मेरे मन में चलती हैं लगातार। मैं आप लोगों से क्या चाहता हूँ, मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा कुछ चाहता ही नहीं, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग बस मेहनत से पढ़ाई करें और एक काबिल इंसान बने, अच्छे इंसान बने। नौकरी मिलना ना मिलना वो अपनी जगह है, लेकिन हाँ आप एक कम से कम अच्छे काबिल इंसान तो बन सके, है ना भाई। तो चीजों को आप देखिए, समझिए, पढ़ाई कीजिए। माँ बाप ने जब इतनी फैसिलिटी दी है, आपको फोन लेके दिया है, आप लोग कोचिंग कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, तो आप उन चीजों को बेकार मत कीजिए, कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स हर्ट होती है, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। ये एक्सरसाइज आपकी बेटा समाप्त हो चुकी है, पहली वाली। और उसके बाद में अगर हम दूसरी एक्सरसाइज की बात करें, तो इसमें अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चन इसमें है, मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा ले रहा हूँ, फिर हम लोग अपनी क्लास को खत्म करते हैं, है ना भाई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा लेता हूं, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट है आपका उदाहरण, जो कि आपका उदाहरण नंबर है 8, ठीक है बेटा। उदाहरण नंबर 8 है। देखो भाई, अब स्मार्ट बोर्ड है नहीं है, तो बुक उठानी पड़ेगी मुझे। मैं फ्रेंकली आप लोगों को बताऊं, मुझे इतने सारे क्वेश्चंस मुझे याद थोड़ी ना है। क्वेश्चन तो लिखने के लिए किताब उठानी ही पड़ेगी, या बीच में अगर वीडियो को रोकना है तो वो बहुत बड़ी समस्याएं हैं उसमें, तो इतनी हम नहीं चाहते कि हाँ ऐसा कुछ हो। तो उदाहरण नंबर जो 8 है, उसमें आपको साफ साफ दे रखा है a इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखा है। ये तो भाई काम बन गया आप लोगों का, है? बहुत ही ज्यादा सरल है ये तो। -2 ये पूछा गया हुआ है बिल्कुल, ठीक है बेटा। ये बिल्कुल पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ये पूछा गया है आपके लिए, इसलिए ये मैं करार गया हूं। मैंने देखा है प्रीवियस ईयर के, आप अगर पेपर देखेंगे तो उनमें सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है। ये यदि ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, तो आपको तथा आपको ये भी दिया हुआ है, तथा तथा आपको दिया हुआ है बेटा 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। क्या है बच्चे? 5b है। तब आपको x चाहिए, क्या चाहिए? तो आप व्यू x ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात क्या करना है? तब मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, तब आप व्यू x, ये x है, गुणा का साइन मत समझ लेना, x ज्ञात कीजिए। हाँ हाँ, गुणा का क्या, हाँ आप तो गलत भी समझ सकते हो, महान आदमी हो यार सब, गलत भी तो समझ सकते हो, जैसे कि हाँ ये क्रॉस लगाया मास्टर साहब ने, ठीक। सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले तो देखें आपको दिया क्या है। आपको दिया है, जो गिवन है आपके लिए, वो गिवन है बच्चे 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। ये गिवन है आपके लिए, ठीक है, ये गिवन है। तो आपको x चाहिए ना, तो पहले x निकाल लो ना, यहां से ही निकाल लो x। तो x क्या आएगा? 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a। इस 2a को आप इधर ले आए, और यहां से x की फाइनली जो वैल्यू आई, या 3x रहने दो, बाद में रख देना यहां पर, पहले 5b और 2a निकालो। इस क्वेश्चन को आप जितना छोटा चाहो उतना छोटा कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आता है, या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन की औकात के हिसाब से ही आप उसे करेंगे। क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आता है, मैं अगर यहां पर भी आप डायरेक्ट वैल्यू लगा देंगे, यानी कि 5 भी आप गुणा करके दिखाएं ना दिखाएं, डायरेक्ट 5 से इसमें गुणा कराएं, 2 से इसमें गुणा कराएं, डायरेक्ट रख दें, आप सॉल्व करके आंसर दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन अगर 3 नंबर में आ जाता है तो पूरा डिटेल में करके आना पड़ेगा आपको। ये x इज इक्वल टू 1/3, और ये हो जाएगा आपका 5b माइनस 2a। ये मैट्रिक्स लग रहा है इसलिए इसमें ब्रैकेट चेंज कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आपको चाहिए क्या? 5b। तो x मैट्रिक्स है, मैं डायरेक्ट यहां पे वैल्यू पुट कर दे रहा हूं आपके लिए। x इज इक्वल टू 1/3, और ये हो जाएगा 5। b मैट्रिक्स क्या है? b मैट्रिक्स है 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 एंड 1, ठीक है बच्चे, ये है b मैट्रिक्स।
और बीच में माइनस का साइन है 2a। ए मैट्रिक्स क्या है आपका 8 0 4 -2 3 एंड 6, ये है। बस गुणा करा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 1/3। 5 से इसमें अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा, सब दुगने हो जाएंगे। ओ हाँ, ये 5 से 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 दूना -10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 5 गुने हो जाएंगे, तो 5 दूनी ये 10 हो जाएगा, 5 पंजे 25 माइनस का 25 और ये 5। ठीक है बेटा, -2 से आप जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 16 0 8 माइनस का 4 ये 6 और ये क्या हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। ठीक, अब आपको दोनों को घटाना है, इनको इन दोनों को माइनस कर लीजिए आप लोग। ठीक है, मार्कर चेंज कर लें, चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। हाँ आए, क्या करना है, माइनस करना है बेटा। तो x इज इक्वल टू 1/3 माइनस कीजिए 10 -16 क्या बचेगा बेटा, माइनस का 6 बचेगा। देखें 10 -16 माइनस का 6 -10 -0 माइनस का 10 20 माइनस का 8 माइनस का क्यों प्लस का बचेगा, माइनस का क्यों, 20 में से -8 करेंगे तो प्लस का बचेगा, और क्या बचेगा 12 बचेगा। 10 माइनस -4 माइनस माइनस +4 मतलब 14 हो जाएगा ये आपका। 25 -6 25 -25 -6 ना, -25 -6 है, हाँ तो ये बढ़ जाएगा भाई 31 हो जाएगा, माइनस का 31 हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस का 12 तो 7 5 12 होता है, माइनस का 7 हो जाएगा। बस इसे आंसर छोड़ सकते हो आप, नहीं अगर आपको आंसर अगर आ रहा है ये तो आप आगे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई का क्या रूल है बेटा, प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6/3 माइनस का 10/3 12/3 14/3 और -31/3 -7/3, ये हो जाएगा बच्चे। तो x इज इक्वल टू फाइनली क्या आएगा आपका जो मैट्रिक्स आएगा x, ये 3 2 जा 6 होता है, कहीं और कट रहा है, 3 4 जा कट रहा है, ये और कहीं नहीं कट रहा है, तो ये आ जाएगा -2 -10/3 ये 4 आ जाएगा, ये 14/3 -31/3 -7/3, ये हुआ आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चे, ऐसे करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सरल भी है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए सही से, और आप अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ कीजिए क्वेश्चन, आपको तो आते हैं ये सब, है ना, क्या प्रॉब्लम है। कुछ उदाहरण नंबर अगर 9 की बात करें, हम 10 की बात करें, बिल्कुल सेम है, कुछ ऐसा है नहीं। x और y ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, आप दोनों को जोड़ देंगे तो x और y आ जाएगा, है ना भाई, जोड़ देंगे अगर हम दोनों को तो x और y आ जाएगा। कराएं क्या उदाहरण नंबर 9, है बेटा। चलिए आप करके देखिए, फिर हमें बताना अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है आपको। ठीक, इसके बाद में मैं चलता हूं एक्सरसाइज की तरफ, रुक करते हैं थोड़ा सा, और हम पहला आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताएं। अगर तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो क्वेश्चन आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। मैं क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूं आपको, देखें क्या आता है। ये सिंपल सरल करने की बात है यार भाई, बहुत सरल चीजें हैं, आप लोग ये सब करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 तक सब रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं है मैं छोड़ रहा हूँ आप भी छोड़ेंगे नहीं, सब पूछेंगे, अगर कहीं दिक्कत हो रही है तुरंत पूछेंगे आप लोग, मुझे पता तो तभी चलेगा कि हाँ मेरे बच्चे कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक्सरसाइज आपकी 3.2 है। एक्सरसाइज क्या है बेटा, 3.2 है। एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका ये कहा गया है कि हाँ इसको सिंप्लीफाई करना है, बस सरल कर देना है। cos थीटा और ये है cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा और प्लस sin थीटा
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया आपका कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है बच्चे, इसको सरल करना है, बस सरल कीजिए इसे, सरल करें, कर लेंगे यार सरल, क्या दिक्कत है इसमें, तो सरल करने की कोई बात ही नहीं, बस गुणा कराना है हमको। मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। इसको सॉल्व करो, कॉस थीटा का सबसे मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, कराइए। कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सेम तरीके से ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, जोड़ लीजिए, प्रत्येक संगत अवयव अपने संगत अवयव से जुड़ता है, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। आप ऐड कर पा रहे होंगे अगर, तो आपको साफ साफ पता लग रहा होगा कि हाँ इसका आंसर क्या आ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, कट गया। सेम तरीके से ये भी होगा, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे कुछ भी लिख दो, मैंने बस सीधा करके लिख दिया। ये तो कट रहा है और ये भी कट रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये तो हो गया आपका 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। तो फाइनली जो आपका आंसर आया है वो आया है 100, या आप इसको आई लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आई, 2/2 का मैट्रिक्स आ गया आई। ठीक, आप लिखना चाहो आई लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, छोड़ दो। ठीक है, ये तो बताया था मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही तो होता है, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, 1 हो, वही तो होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हम आगे चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका, चलिए ये खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बच्चे बात करूं तो x और y के मान निकालने की अगर बात करें तो आप ये कर लेंगे क्या, 7वां क्वेश्चन कर लेंगे, 7वां जोड़ लेना भाई, क्या दिक्कत है, दोनों को जोड़ लेना, आ जाएगा x और y निकल के। x तो y क्या है यही तो पूछ रहा है, करना चाहेंगे आप लोग। 7वां क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन का पहला पार्ट ये दे रखा है x प्लस वाई, सेम है, पहला करा लो, दूसरा सेम ही बात है, एक ही बात है मेरे भाई, बस वहां पे 3 से 2 से गुणा करा देना होगा, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो मैं समय की थोड़ी सी दिक्कत है, तो आपको पैटर्न तो सेम ही है, अगर नहीं होता है आप मुझे बताना, मैंने आपसे बता चुका हूं आप लोगों को। और एक क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 3003, बस दोनों को जोड़ दो एक बार। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में आप क्या करो, x प्लस वाई और एक बार जोड़ दो x माइनस वाई, दोनों को जोड़ो, देखो क्या मिलता है आपको, दोनों को जोड़ो, ये आ जाएगा 7025 और प्लस का साइन 3003, क्या मिलेगा, आप इनको जब ऐड करेंगे तो आपका y से y कट रहा होगा, कट रहा है ना y से y, तो ये आ रहा है आपका x प्लस वाई प्लस का x और माइनस का y से y कट रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ रहा है 7 और 3 10, 0 ये 2 और 5 और 3 8 आ रहा है, यही आ रहा है आपका, ये आ रहा है 2x इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आ रहा है 10 0 2 और 8, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा फाइनली 1/2, 1/2 10 0 2 और 8, तो यहाँ से फाइनली x इज इक्वल टू क्या मिला, 2 से प्रत्येक एलिमेंट को आप गुणा करा दीजिए, 1/2 से गुणा करा दीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपका 5 0 1 और 4 हो जाएगा, ये आ गया आपका x। ठीक है,
ये x आ गया। इसी प्रकार से जैसे ही आप इन दोनों को घटाएंगे तो आपका y आ जाएगा, या x आ गया है आप x यहां रख दो, यहां से इधर ले जाओ, ये y आ जाएगा। आप जैसे चाहो वैसे कर लो, ठीक है। तो आप कर लेंगे क्या, या मैं कर दूं? कर ही लो आप। इसको आप क्या करो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन मान लो, इक्वेशन मान लो आप इसको पहला और इक्वेशन दूसरा मान लो, ठीक है। यहां लिख दो आप इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ये लिख दो। तो यहां पर अब क्या आ जाएगा बेटा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा मेरे भाई? हाँ बस ये रख देना ना, x की जगह, x की जगह जैसे ही रखेंगे आप तो ये क्या आएगा 5014 और प्लस का y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7025, ठीक है बच्चे, ये आ जाएगा बेटा। ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी आपको 7025 और माइनस का 5014, यही तो मिलेगा। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस 5 क्या होगा बेटा 2 होगा, 0 से 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया, बस सिंपल, ये मिल गया आपको भाई। क्या दिक्कत है यार, ये आंसर हो गया एक आपका x और एक आंसर ये हो गया, आप लिख देना ये आंसर हो गया, ठीक है भाई। तो ऐसे करके करना था हमें क्वेश्चन। आगे अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये बताते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। फटाफट फटाफट, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हाँ आप लोगों से छूट जाए, आप लोगों को कोई दिक्कत हो। एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है आपका 13, वास्तव में क्वेश्चन कराने लायक है ना बेटा, क्वेश्चन 13 कराने लायक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 कराता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन कई बार मिले हैं देखने को एग्जाम में। एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है cos x माइनस का sin x 0, और ये दे रखा है आपको sin x cos x और 0 0 0 ये दे रखा है बेटा। आपको सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है आपको एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर में एफ एक्स प्लस वाई। ये चीज आपको सिद्ध करनी है मेरे बच्चे, ठीक है, ये सिद्ध करना है, कर लेंगे यार, सरल ही है, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी है। एफ एक्स है, अगर आप एक्स को वाई से रिप्लेस कर देंगे, अगर एक्स की जगह यहाँ वाई निकाल लेंगे तो एफ वाई अपने आप ही आ जाएगा आपके पास में। तो एफ वाई, अगर एफ एक्स ये है, मैं यहाँ से यही सोल्यूशन आप मान लो, यहाँ से एफ एक्स बराबर अगर इतना है तो एफ वाई बराबर क्या होगा, जहां जहां एक्स है पूरे मैट्रिक्स में वहां वहां वाई लिख दो आप, ये आ जाएगा कॉस वाई माइनस का साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1 आ जाएगा ये, ठीक है, 0 0 1 आ जाएगा। और सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एफ एक्स इंटू एफ वाई चाहिए, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालिए आप, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर में पहले तो एफ एक्स लिखना है, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स 0, ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। उसके बाद में एफ वाई क्या होने वाला है, एफ वाई ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस का साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 होगा, बस x प्लस वाई होना चाहिए और कुछ नहीं है, ठीक। मल्टीप्लाई कराना है भाई, सबसे बड़ी इसमें टास्क क्या है, मेन टास्क है इसका मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई ही कराना है, करना क्या है। तो मुझे लग रहा है जगह तो पड़ेगी भाई कम, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ये मिटा देता हूं, मैं ऊपर लिखता हूं, ये मिटा देता हूं। आप लोगों ने देख लिया सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने वाली चीज आपने देख चुके हैं आप, तो मिटा देता हूं, ठीक।
उसके बाद में इसका मल्टीप्लीकेशन मैं यहां लिख रहा हूं, ये आएगा आपका एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर क्या आ रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन लिख रहे हैं। कॉज एक्स का क्या है, पहले रो और पहला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम। कॉज एक्स का कॉज वाई से करेंगे तो क्या आएगा, कॉज एक्स इंटू कॉज वाई, क्या आएगा बेटा, कॉज एक्स इंटू कॉज वाई, कॉज एक्स इंटू कॉज वाई। और वैसे तो प्लस का साइन होता है, लेकिन इस माइनस के कारण साइन, माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, साइन एक्स इंटू साइन वाई आ जाएगा आपका। सिद्ध करना था आपको एक्स प्लस वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन वाई हो गया ये। अब उसके बाद में आप पहला रो और दूसरा कॉलम पे जाइए, तो ये आ जाएगा कॉज एक्स माइनस का, ये हो जाएगा, ये माइनस है, कॉज एक्स साइन वाई क्या हो जाएगा, कॉज एक्स इंटू साइन वाई, जो कि माइनस का होगा, ठीक है। और दूसरे वाले में और प्लस, प्लस जो कि माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स साइन वाई, ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, नहीं साइन एक्स इंटू साइन, ये हुआ माइनस का कॉज एक्स साइन वाई, और ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स कॉज वाई, साइन एक्स कॉज वाई, कॉज वाई। और इधर इसका गुणा इससे कराएंगे, ये तो जीरो रहेगा, ये जीरो आ जाएगा आपका तीसरा एलिमेंट इसका। अब दूसरे वाले से इसकी गुणा कराइए, साइन एक्स कॉज वाई, साइन एक्स कॉज वाई, और फिर प्लस साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई, कॉज एक्स साइन वाई, ठीक है, बाकी ये जीरो हो जाएगा। फिर पहले वाले का दूसरे वाले से ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस का साइन एक्स साइन वाई, और प्लस का कॉज एक्स कॉज वाई, प्लस कॉज एक्स कॉज वाई, और ये जीरो हो जाएगा आपका। उसके बाद में इसका इससे गुणा कराएंगे तो जीरो 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 और वन जीरो, ये भी जीरो होगा, ये जीरो होगा बेटा, ये भी जीरो होगा, और ये क्या होगा, वन होगा, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा सा लग रहा है, सीधा, ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गई। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आपका, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको आता है तो चीजें हो जाएंगी आपकी। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, cos x माइनस cos y, वो cos x इंटू cos y माइनस sin x sin y, यानी कि cos a cos b माइनस sin a sin b का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बीच में माइनस साइन कब आता है, जब cos बीच में प्लस साइन आता है, ये तो बेसिक फॉर्मूले थे आपके। तो ये आ जाएगा cos x प्लस y आ जाएगा भाई, आ जाएगा ना cos x प्लस y। अगर आप यहां से माइनस कॉमन निकाल लें तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है। तो इसको आप माइनस बाहर निकाल लें तो ये आप इसे लिख सकते हैं क्या, साइन, माइनस बाहर निकाल लेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, ये पूरा प्लस हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी मतलब साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। ये तो जीरो ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद में ये वाला देखें आप, यही वही है ना फॉर्मूला, देखो प्लस वाला है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे क्या आप, साइन ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई लिखेंगे आप, यही तो लिखेंगे। फिर उसके बाद में ये देखें आप क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला था आपका, कॉस ए प्लस बी का मतलब एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है ये, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़े हैं ये फॉर्मूले सब। फिर ये क्या है बेटा, ये हो जाएगा आपका जीरो, ये जीरो और ये वन, तो जीरो जीरो और वन, ये आंसर आ चुका है आपका। देखें आप लोग, जब आपका फंक्शन था एक्स में तो ये सब एक्स में था, जब फंक्शन वाई में आपने कन्वर्ट किया तो जहां जहां एक्स था वहां वाई हो जाएगा। अब जब फंक्शन आपका एक्स प्लस वाई में कन्वर्ट हो गया है तो जहां जहां आपका x प्लस वाई है तो यहां पर एफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना, तो ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया आपका, एफ एक्स प्लस वाई में। और ये आप प्रूव क्या कर रहे थे, आप कर रहे थे एफ एक्स इंटू एफ वाई से प्रूव कर रहे थे, ठीक है बेटा, तो ये आपका प्रूव हो गया, लिख देंगे आप, हैंस प्रूव्ड,
ठीक, बस फॉर्मूले का खेल था। दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, दोनों फॉर्मूले बड़ा बेसिक से फॉर्मूले हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अगर मैं लिखने चाहें आप तो आप लोग लिख लो यहाँ पर फॉर्मूले। तो फॉर्मूला है क्या आपका? फॉर्मूला है बेटा cos A cos B माइनस sin A sin B sin V, और ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है cos A प्लस B का फॉर्मूला। किसका होता है बेटा? cos A प्लस V का फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद में जो अगला वाला फॉर्मूला है वो है बेटा आपका sin A cos B प्लस cos A sin B। तो ये फॉर्मूला किसका होता है बेटा? ये होता है sin A प्लस B का फॉर्मूला। आप x प्लस वाई में भी लिखते हैं कुछ लोग इसको, तो आप x प्लस वाई में लिखना चाहो तो आप a की जगह x ले लो, b की जगह y ले लो। तो cos A प्लस B बराबर क्या होता है? वही मैंने लिखा था, cos A प्लस B बराबर क्या है? cos A cos B माइनस sin A sin B। तो उसको क्या लिख लेंगे आप? cos x प्लस y लिख लेंगे। ठीक है, छोटी सी बात है, कोई दिक्कत परेशानी की बात है नहीं इसमें। समझ गया बेटा? तो ये आपका कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 13 था। ठीक है, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे आप अपने नेक्स्ट वीडियो में।